जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मेरी वार्ता का विषय है मेरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था। मेरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था। आज मैं अपने राज्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू करूंगा, मैं इसे अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं और मेरा राजतंत्र की सीरीज में मैं अपने राज्य की कैसे व्यवस्था करूंगा, मैं इसके बारे में अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। इस संदर्भ में आज मेरी वार्ता का विषय है मेरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो पूरे देश में एनसीईआरटी द्वारा जो सिलेबस स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, उसी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा संपादित होती है। इसमें प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह अभी वर्तमान भारत में शिक्षा व्यवस्था की प्रारंभिक स्थिति है। अब मैं बात करता हूं अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की। आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सबों ने विद्यालय का चेहरा जरूर देखा है, क्योंकि मेरी वार्ता को सुनने का सामर्थ्य उन्हीं के पास है जो कभी न कभी पाठशाला या विद्यालय गए हैं, किसी न किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण की है। तो आप लोगों से मैं बता रहा हूं कि मेरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो मेरी शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है बच्चे की अभिरुचि। शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है बच्चे की अभिरुचि। बच्चे की रुचि जिस विषय में होगी, जिस प्रकार की शिक्षा में होगी, वही उसकी शिक्षा का विषय होगा, उसी विषय से उसे शिक्षा दी जाएगी। अब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसे समझिए। आज के समय में जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, जो लिखना नहीं चाहता, उसे भी बलपूर्वक लिखना सिखाया जाता है। जो बच्चा पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता, उसे भी बलपूर्वक पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जाता है। और इसके कारण बच्चे का विकास एक मशीन की तरह होने लगता है। यह संभव है वह विद्यालय से विद्रोह कर बैठता है और शिक्षा केवल सरकारी दस्तावेजों में शिक्षितों की आंकड़ा बढ़ जाती है, परंतु शिक्षा बच्चों को मिल नहीं पाती। तो शिक्षा विषय पर बोलते हुए मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि मनोवैज्ञानिक स्तर से शिक्षा उम्र सापेक्ष और परिवार सापेक्ष दोनों होता है, परिवेश सापेक्ष दोनों होता है। तो मैं पहले उम्र सापेक्ष शिक्षा का असर बताऊंगा। एक बालक नवजात शिशु की शिक्षा व्यवस्था जो वो परिवार में होती है। बच्चा स्वाभाविक रूप से माता पिता से बोलना और चलना सीखता है। इसे कभी बदला नहीं जा सकता। बच्चा जो जन्म लेगा अपने माता पिता का चेहरा देखेगा और आनुवंशिक स्तर पे, जेनेटिक लेवल पे उसमें अपना परिवेश, शैक्षिक परिवेश शामिल होगा। उसे राज्य कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु राज्य का नियंत्रण वहां से शुरू होता है जहां से बालक बोलना सीख लेता है। अपने परिवेश में माता पिता से बोलना सीख लेता है और बातचीत प्रारंभ कर देता है। यहाँ से आज के समय में शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल वाटिका, आंगनबाड़ी आदि सब इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, या प्ले स्कूल, ये सब होता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं अपने राजतंत्र की शिक्षा व्यवस्था में प्ले, नर्सरी, प्राइमरी ग्रेड की शिक्षा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो परिवार में माता पिता शिक्षा देते हैं उसे न रोका जा सकता है, न रोका जाना चाहिए। ना ही इस पर मैं किसी भी प्रकार से प्रतिबंध लगाऊंगा, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे श्रेष्ठ हो। यदि कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, तो राज्य उन्हें दबाव भी नहीं दे सकता।
मैं मेरा राज्य अर्थात मैं ऐसे किसी भी विचार का समर्थन नहीं करता। किसी का माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मैं उसे कहूंगा कि बलपूर्वक तुम्हारा बच्चा विद्यालय लाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चा आपकी संपत्ति है, राज्य की संपत्ति। जब आप उसे राज्य को सौंपेंगे अर्थात जब आप माता पिता जो मेरी प्रजा होंगे या फिर जनता, यहाँ मैं शिक्षा के लिए प्रजा और जनता में भेद नहीं करूंगा, क्योंकि शिक्षा ही दो पाया पशु को मनुष्य बनाती है और मनुष्य बनने के बाद कोई मेरी प्रजा अर्थात जनता बनने का निर्णय ले सकता है। अर्थात बाल्यावस्था में बच्चे की शिक्षा पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी बच्चे बराबर होंगे। और बच्चा जब बोलना सीख लेगा और चलना सीख लेगा तब उसे वह जिस परिवेश में रहता है, जिस कार्य क्षेत्र में उसके माता पिता रहते हैं, उसके आवास के निकट ही प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था में बच्चों को सिखाया क्या जाता है, विद्यालयी शिक्षा या पाठशाला की शिक्षा और पाठ्यक्रम की शिक्षा में जो बच्चा प्रारंभिक अवस्था में सीखेगा वह केवल लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा उसे। और वह भाषा मैं हिंदी भाषी हूँ, हो सकता है कि कोई भाषा पढ़ने वाले उसके माता पिता हो, तो यह अनिवार्य है कि एक राज्य की राज्य भाषा होगी, उसकी शिक्षा अनिवार्य होगी, वह प्रारंभिक स्तर पर ही होगी। और एक परिवेश की भाषा, दो भाषा से अधिक का बोझ बच्चे को दिया ही नहीं जाएगा। वास्तव में ये दो भाषा इसलिए मैंने कहा क्योंकि बच्चा इस योग्य हो सके कि वह समाज में सम्प्रेषण किसी भी व्यक्ति से सहजता से कर ले। और हमारा भारत बहुभाषी है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक राज्य की राज्य भाषा सीखना अनिवार्य है ताकि उसका बौद्धिक विकास हो सके और भविष्य में उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी हो कि वह किसी भी उपलब्ध पाठ्यक्रम को पढ़ सके यदि वह आगे पढ़ना चाहता है। तो प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था 3 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाएगी। इसमें माता पिता अपने परिवेश के बगल की पाठशाला में बच्चे को भेज भी सकते हैं या स्वयं पाठ पढ़ाने का अवसर होगा तो पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए केवल और केवल भाषा शिक्षण और अंकों की पहचान दोनों ही चीज होगा। अंकों की शिक्षा वैसे आप कहेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बातें शामिल है अभी के समय में, लेकिन केवल बातूनी बातें हैं। उसका कैसे प्रयोग किया जाए इसके विषय में राज्य का कोई अधिकार है नहीं। ऐसे शिक्षकों के पास बच्चे भेज दिए जाते हैं जिन्हें न पढ़ाने में रुचि होती है न पढ़ाने की आवश्यकता है। तो मेरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले बच्चे की आयु 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, 3 से लेकर के 7 वर्ष तक बच्चे को भाषा और अंकों की पहचान के विषय में इतनी दक्षता हो जानी चाहिए कि बच्चा उस भाषा में धारा प्रवाह पढ़ सके। 7 वर्ष का बच्चा जिन 2 भाषाओं को उन्होंने सीखा है उसे सुन कर समझ सके, लिख सके और अच्छी तरह से पढ़ सके। ये 7 वर्ष की अवस्था तक निपुणता प्राप्त कर लेनी है बच्चे को। अगर कोई बच्चा इस निपुणता में पिछड़ जाता है तो उसे अगर वह बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है 7 वर्ष तक तो इसके लिए माता पिता ही उत्तरदायी होंगे, राज्य इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा। ऐसे बच्चे का भविष्य माता पिता ही निर्धारित करेंगे कि आगे बच्चा क्या करना चाहता है। तो इस विषय से आगे अब बच्चा सीखेगा कैसे। तो पाठशाला में प्रारंभिक अवस्था की पाठशाला में केवल और केवल 35 वर्ष की महिलाएं जिनमें क्षमता होगी शिक्षण देने की और जिनमें रुचि होगी पढ़ाने की उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा। और वो अपने परिवेश की सभी महिलाओं से
और माता पिता से कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। पाठशाला में आएगा बच्चा और एक शिक्षक पे 10 बहुत होता है। प्रारंभिक कक्षा में 5 बच्चे से अधिक किसी भी शिक्षक पे नहीं पड़ेगा। अगर वह माता अर्थात शिक्षिका स्वयं अपने बच्चों को भी साथ में लाती है, जो उनका बच्चा 7 वर्ष से अधिक का है, या फिर कैसे वह पढ़ाएगी 5 बच्चों को, इसका निर्णय लेने का अधिकार उस महिला शिक्षिका पर होगा। वह कैसे पढ़ाए, वो सोचता है कि उसके बच्चे बड़े हैं, जो 7 वर्ष से ऊपर है, वह भी पढ़ाने में सहयोग दे, तो उस माता यानी उस शिक्षिका को अधिकार है कि अपने बच्चों से बाकी बच्चों को पढ़ाए, वह केवल नियंत्रण करे। लेकिन परिवेश में उन्हें शिक्षिका का दर्जा प्राप्त होगा और कोई भी शिक्षिका जो होंगी उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा और वो सम्मान राज्य नहीं प्रदान करेगा, उनके परिवेश के लोग ही सम्मान देंगे। जिन्हें रुचि नहीं है पढ़ाने में, उन महिलाओं को कभी भी शिक्षण का कार्य सौंपा नहीं जाएगा। मैं चूंकि राजतंत्र की बात कर रहा हूं, इसलिए मेरी प्रजा वेतन होगी या नहीं होगी, यह विचार मेरी अर्थव्यवस्था में होगा। बस अभी आप ये समझ जाइए जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगी उसमें केवल शिक्षिकाएं ही होंगी। 7 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी प्रकार से पुरुष शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे। और ये भी ध्यान रहे कि मैंने कहा उन सभी स्त्रियों की आयु 35 वर्ष से ऊपर ही होगी। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके लिए आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर ले। और मैंने 35 वर्ष से ऊपर की आयु की महिला क्यों कहा, क्योंकि 35 वर्ष से पहले की महिलाएं मेरे राज्य में सुख भोग और पारिवारिक जीवन जीने के लिए उत्तरदायी हैं और अधिकारी भी हैं। उनका भी व्यक्तिगत जीवन में 35 वर्ष तक महिलाओं को बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें अपना बच्चा पालने का ज्यादा टेंशन नहीं होगा। जिस महिला को अपना बच्चा को संभालना है वह दूसरे बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगी, यह मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ 35 वर्ष से ऊपर की महिला की आयु होगी। और इसलिए मैंने कहा कि उनके बच्चे 7 वर्ष से ऊपर होंगे, वो बच्चे भी वो माता को सहयोग करेंगे छोटे बच्चों को पढ़ाने में। जैसे घर में किसी परिवार में छोटे भाई बहन को बड़े भाई बहन पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते, पहले जमाने में पढ़ाते थे। इससे बच्चों के दोनों प्रकार के बच्चे में छोटे बच्चे हैं उसका भी और बड़े बच्चे हैं उसका भी मानसिक विकास होता है। ये मैंने प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की बात की। तो अर्थात मेरे राज्य में 7 वर्ष के बाद कोई भी बालक इस योग्य हो पाएगा कि वह जिस भाषा के उसके माता पिता जानकार हैं या जिस परिवेश में रहता है उसकी भाषा में वह अच्छी तरह से पढ़ सकता है। अच्छी तरह से लिख नहीं सकता है लेकिन लिखा हुआ पढ़ सकता है। लिखने का प्रयास करेगा तो बड़े बड़े वाक्य ना सही छोटे छोटे वाक्य लिख सकता है। एक अनुच्छेद ना लिख पाए, पैराग्राफ ना लिख पाए, लेकिन वह बच्चा इतना योग्य होगा कि वाक्य बना करके अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। इतनी योग्यता कंप्लीट होने के बाद अब आती है शिक्षा का मध्य स्तर यानी शिक्षा का दूसरा स्टेज जो होता है 7 वर्ष से लेकर करके 14 वर्ष। आज के समय में वैसे 6 से 14 बनाया गया 8 वर्ष का, लेकिन मैं 7 वर्ष का ले रहा हूं क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि वर्तमान में मैं जिस स्थिति में देश देख रहा हूं ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मैंने एज रिलैक्सेशन दिया है। क्योंकि आज के लोग 6 वर्ष में ही बच्चे को पाठशाला भेज स्कूल भेज देते हैं। स्कूली शिक्षा या दूसरा स्तर होता है प्री प्राइमरी के बाद पोस्ट प्राइमरी स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज के बाद पोस्ट प्राइमरी स्टेज। यह शिक्षा की अवस्था का वह कठिन पक्ष है जिसमें बच्चा नहीं सबसे बड़ा योद्धा होता है। 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था
यह 7 वर्षों की जो अवस्था है, इसमें समझने में मैंने 14 वर्ष आज के हिसाब से कह दिया, लेकिन मैं इसको प्रारंभिक अवस्था सिद्धांत के हिसाब से अगर रहूं तो 12 वर्ष तक की अवस्था, 5 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था जो होती है, यह अवस्था जो बच्चों की होती है, इस अवस्था के बच्चे बहुत ही उत्साही और वास्तव में सीखने वाले बच्चे होते हैं। इस समय में बच्चे की कुटाई पिटाई अगर ना की जाए तो बच्चा दुपाया पशु बन जाता है। यह वह गरम और नरम लोहा होता है बच्चा, जिसको पीली पाट के जो हथियार बनाया जाए बन सकता है। जो आकार दिया जा सके बच्चे के व्यक्तित्व का, वह इसी अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण होता है। 6 वर्ष 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, यह 7 वर्ष का पीरियड है। 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष का पीरियड, इस बीच में बच्चे का निर्माण किया जाता है। जो बच्चा भविष्य में क्या बनेगी उसकी महत्वाकांक्षाओं की दिशा निर्धारित की जाती है। इसलिए मैंने 7 वर्ष तक कह दिया कि बच्चे को योग्यता हो जाएगी पढ़ना लिखना से, और पाठशाला में शिक्षा ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ पाएगा, और जिस भाषा में बच्चा पढ़ने की योग्यता रखता है उस भाषा से पढ़ने की सारी पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय के लिए प्रत्येक पाठशाला या उसके अभी के हिसाब से आप लोग समझ रहे पाठशाला होगी, लेकिन मैं उसे कहूंगा तो वह पुस्तकालय जैसा लाइब्रेरी सिस्टम होगा। और ये जहां बच्चा अपनी इच्छा से कोई भी कहानी चयन करके पढ़ सकता है और पढ़े और जितना पढ़ सकता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का यह चरण होगा, वह बच्चा जिसके माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और बच्चे की रुचि किस चीज में है इसी उम्र में निर्धारित होने लगी है। कुछ बच्चे बातूनी हैं, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चों में सामान्य एक जैसे गुण पाए जाते हैं। 7 से लेकर के 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बीच 7 से 12 में ये ज्यादा कठिन होने लगा कि बच्चे की रुचि क्या है। जैसे कुछ बच्चों को पुस्तक पढ़ने में रुचि पुरानी व्यवस्था से, आज के मोबाइल कहानी सुनने लगा बच्चा, कुछ को ज्यादा सिनेमा में देखने में, लेकिन वह किस तरीके का सिनेमा में देखता है इससे भी बच्चे के व्यक्तित्व का पता चलता है। अलग बात है कि मैं इसके लिए मनोविज्ञान आप लोगों को समझने के लिए कर दूं, लेकिन मैं बता दूं मैं ज्योतिष विद्या को भी जानता हूं, तो इस वजह से मैं जानता हूं कि बच्चों को कितने प्रकार के वैरायटी हो सकते हैं और बच्चे में किस बिंदु से किस प्रकार की शैक्षिक अभिरुचि होती है, अर्थात कार्य करने की अभिरुचि किस प्रकार की होती है मैं जानता हूं। तो इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो 7 से लेकर 12 वर्ष के बीच के जो बच्चे होंगे उन्हें पवित्र जैसे प्राचीन संस्कार करवा के गुरुकुल में भेजा जाता, तब बिल्कुल ये 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का होगा। कर दिया जाएगा कि वह जिस चीज को पढ़ना है उसको सारे पुस्तकें लाइब्रेरी में रहेंगी, सारी एक्टिविटी करने, और यही से अनुशासन की नींव रखी जाएगी। जहां पे पुरुषों के लिए अर्थात नर बच्चों के लिए जिसे बालक कहते हैं उसके लिए पुरुष शिक्षक नियुक्त होंगे और बालिकाओं के लिए महिला शिक्षिकाएं नियुक्त होंगी। और ये नियुक्ति समाज के ही लोगों में से होगी, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों को शिक्षक बनाया जाएगा जिनमें शिक्षा देने की योग्यता होगी। जैसे मुझे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनमें शिक्षा देने की योग्यता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें नैसर्गिक रूप से सिखाने की योग्यता होती है, वो कुछ भी सिखा सकते हैं। उन्हें जो विषय अभी पढ़ा वही सिखा सकते हैं, जिस चीज का उन्हें बेहतर ज्ञान नहीं है वह भी सिखा सकते हैं, ऐसी योग्यता होती है। ये नैसर्गिक शिक्षक लोग ही बहाल होंगे, लेकिन यह उम्र होगा बच्चों का, उसमें व्यायाम, शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य अर्थात योग, प्राणायाम, शारीरिक अभ्यास एक्सरसाइज जिसे कहते हैं व्यायाम, वह भी करवाया जाएगा। और साथ में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता कराई जाएगी। बच्चा अपनी इच्छा से रुचि से कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है। 12 वर्ष तक की शिक्षा का यह उसकी सामान्य रुचि। अब उस शिक्षा के लिए
अब विषय की विविधता होती है, जैसे आज के समय में साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, गणित, विज्ञान सभी की व्यवस्था होगी। और कोई बच्चा कला के क्षेत्र में मूर्तिकारी, चित्रकारी इत्यादि कोई भी सेक्टर में अपनी योग्यता दिखा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा जो स्कूली शिक्षा होगी बड़ी कठोर होगी। प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से भाषा की कक्षा में उच्च स्तरीय भाषा शिक्षण करना ही पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष तक गणित के मौलिक सिद्धांत जैसे बीजगणित, अंकगणित और व्यावसायिक गणित की अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। साथ ही ज्यामितीय सिद्धांतों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी ज्यामिति का। लेकिन हाँ, ज्यामिति में मौलिक सिद्धांत ही सिखाए जाएंगे, ना स्तरीय ज्ञान पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं। बस लेकिन यदि किसी बच्चे की रुचि 14 वर्ष तक गणित में नहीं हुई तो उसे 15वें वर्ष में गणित की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य की ओर से उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप 14 वर्ष में गणित पढ़ें। जिस बच्चे को 14 वर्ष तक विज्ञान में रुचि नहीं हुई उसे 15वें वर्ष में बलपूर्वक विज्ञान पढ़ने के माता पिता भी दबाव नहीं डाल सकते। साथ ही मैं अब बच्चों की बात कर लेता हूं। जो शिक्षा व्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था हुई, शिक्षा व्यवस्था की द्वितीय अवस्था। जिस बच्चे की 14 वर्ष में जिस विषय में रुचि है, जिसको खेल में रुचि है, जिसको युद्ध करने में रुचि है, जिसे अस्त्र संचालन में रुचि है, किसी को कृषि में रुचि है, किसी को स्थापत्य निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकारी इत्यादि में रुचि है, वह इसी आयु में 14 वर्ष की अवस्था में विद्यालय शिक्षा से मुक्त होकर करके उसी अवस्था में जो रुचि है, रुचि के अनुसार विषय चयन करेगा और उसी के अनुसार उसे पढ़ना है, लिखना है। अगर किसी के माता पिता भी पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि 14 वर्ष का बच्चा अब इतना योग्य हो चुका है कि वह मेरी प्रजा बनने की योग्यता रखता है। इसलिए माता पिता उसे राज्य को सौंप सकते हैं कि राज्य उसके साथ क्या व्यवहार करे, उसे किस प्रकार की शिक्षा दे। अब यहाँ से मेरी शिक्षा व्यवस्था, मेरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हुई है जब बच्चा 14 वर्ष का हो गया। 14 वर्ष का बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वह किशोर अवस्था में है। किशोर अवस्था आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है और इसी अवस्था के बच्चे को मुझे चाहिए सबसे अधिक ऊर्जावान। इसी समय में माता पिता उसके पढ़ाई की दिशा से भटकाते हैं। 14 वर्ष का लड़का और 12 वर्ष की लड़की को ये क्षमता हो जाती है, लड़कियों को दूसरा का एक्सटर्नल नॉलेज होता है, यह अलग मनोविज्ञान का विषय है। ये दोनों जिस विषय में अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं, राज्य उन्हें शिक्षा प्रदान करेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो भी विषय का जो अभिरुचि रखता है, सारे के सारे बच्चे जो एक अभिरुचि के बच्चे हैं एक साथ रखे जाएंगे, परंतु उनका स्कूलिंग में एक साथ होगा, परंतु सामाजिक व्यवहार सबको करने दिया जाएगा। अर्थात वह माता पिता से दूर नहीं हो सकते। और यह समय होता है उनके लिए 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षा सब बच्चों को प्रतिदिन एक्सरसाइज व्यायाम करवाया जाएगा। जिस समय में रुचि है उसकी सुविधाएं दी जाएंगी आगे तरफ से। और बच्चे को रुचि नहीं है जिस विषय को पढ़ने की, उसको ना पढ़े, क्योंकि आज तक ईश्वर ने कोई ऐसी विधा बनाई नहीं जिसका जीवन में उपयोग ना हो। इसलिए किसी बच्चे के अंदर में जो गुण है, राज्य वही संपत्ति है, राज्य की संपदा उसी से विकसित होगी जो इन किशोरों के अंदर में अभिरुचि होगी। आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या का कोई बहाना नहीं, वास्तव में हमारे राष्ट्र में संप्रभुता अर्थात शासक नहीं है, राजा नहीं है।
इसलिए तो मेरा राजतंत्र है, वहां निर्णय मेरा होगा, वहां निर्णय मेरा होगा। अगर किसी बालक को किशोरावस्था में आएगा उसे पत्र तो लिखने नहीं आएगा, आप कहेंगे आधुनिक समय में शिक्षा मेरे पिछले जो बताइए मैं संचार व्यवस्था को सीमित कर चुका हूं, बंद देश की नीति के आधार। तो कोई भी बच्चा जिसमें लिखने की योग्यता है सीधा मेरे पास पत्र तो लिख सकता है, और प्राचार्य के माध्यम से मेरे कार्यालय में बैठे लोग उसकी अभिरुचियों का संचालन करेंगे। जो भी आवश्यक होगा उस बच्चे को तुरंत मेरे सम्मुख या मेरे जो व्यापक निरीक्षण कक्ष होंगे उसमें आमंत्रित किया जाएगा। उसको जो रुचि है उसकी योग्यता नहीं पूछी जाएगी, उसको वो कार्य आता है या नहीं। अगर किसी बालक को विज्ञान क्षेत्र में कुछ करने आता है मैं उसको मैथमेटिक्स के भारी भरकम प्रश्न नहीं दूंगा, बच्चे से सुविधा लो, काम करो। किसी को आविष्कार करना है सीधा जाओ, आविष्कार करने के लिए सुविधा चाहिए, सुविधा लो। तुम्हें आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है वह 14 वर्ष से पहले ही टेस्ट हो चुका था। 14 वर्ष पहले ही सबको अनिवार्य रूप से अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख सका 7 वर्ष में तो 14 वर्ष तक वह शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं राज्य तक की ओर से। इसके बाद उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उसकी रुचि से वो काम करेगा। पढ़ने का दबाव बिल्कुल नहीं, 14 वर्ष बाद पढ़ने का किसी के ऊपर दबाव नहीं, 14 वर्ष के बाद पढ़ाई करने का किसी बच्चे के ऊपर दबाव नहीं। जिससे पढ़ने में रुचि है वह पढ़ने आएगा, जिससे पढ़ने में रुचि नहीं है वह वही पढ़ेगा, कार्य करेगा। वह भी तो राजा की संपदा है। कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक होती है, 24 वर्ष तक 25 वर्ष तक होती है लोगों में। और खासकर 18 वर्ष तक कार्य करने की बहुत दिव्य क्षमता होती है। और उसी समय में हम आधुनिक समय में करने के मेरे राज्य में उस क्षमता का सदुपयोग किया जाएगा। जैसे मेरे राज्य में एडवेंचरस वर्क इसी समय में बच्चे करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग, एरोप्लेन चलाना, हथियार चलाना, सब इसी अवस्था में बच्चे करना चाहते हैं, उन्हें करने दिया जाएगा। तभी वो योग्य नागरिक बनेंगे, राज्य की संपदा बनेंगे। और मेरे राज्य में उन बच्चों को अर्थव्यवस्था बच्चे को जो चीज चाहिए सो चीज लेगा। और जान लीजिए आज की पूंजीवादी व्यवस्था की तरह मेरा राजतंत्र है नहीं, जिसमें हर चीज के लिए पैसा देना पड़ा है। राज्य के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक किशोर, प्रत्येक नागरिक मेरा ही तो नागरिक है। फिर रुपये क्या जरूरत है, जो संसाधन चाहिए वो राज्य देगा। अगर किसी बच्चे को एरोप्लेन चलाने की इच्छा है तो क्या वो उसके लिए शुल्क देगा? उसको एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की शिक्षा देना जरूरी है ना? उसे मैथमेटिक्स का टेस्ट लिखवा नहीं कि उसको, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ कला अभ्यास से निखरती है। कला को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, सिद्धांत के द्वारा नहीं। और विज्ञान तर्क से, प्रयोग से विकसित होता है, थीसिस से नहीं। परिकल्पनाओं से विज्ञान जन्म लेता है, लेकिन विज्ञान में दक्षता प्रयोग और प्रश्नों से आती है, थ्योरी से नहीं। आप जिंदगी भर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते रहे लेकिन आविष्कार न कर सके। अगर मेरी बात सुन रहे हो, बहुत सारे लोग उन्होंने अच्छी योग्यता विज्ञान के क्षेत्र में रखी हो, अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते रहे दिन भर जिसमें बच्चों को गाइड करते रहे और खुद को आविष्कार न कर सके, तो ऐसा फिजिक्स का पढ़ाई बेकार है। आप मशीन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते रहे, परमाणु संरचना सिखाते रहे, लेकिन कोई नया केमिकल नहीं बना सके या किसी केमिकल बनाने की आपको में दक्षता है नहीं, तो आप बेकार की शिक्षा लिए विज्ञान की। तो मित्रों, मेरे राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि पहले आप मैथमेटिक्स में दक्ष हो, केमिस्ट्री में दक्ष हो, तभी आपको
प्रयोगशाला मिलेगा, पहले परीक्षा दे लो तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो। मेरे यहाँ पहले 7वीं कक्षा तक का काम था। 7 वर्ष की उम्र तक आपको पढ़ना लिखना गणित था। 14 वर्ष तक आपने गणित की मौलिक संरचनाएं सीख ली हैं। अब रुचि है आपको गणित में, गणित सीखिए। रुचि है केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री लीजिए, रुचि है फिजिक्स में तो फिजिक्स लीजिए, रुचि है आपको समाजशास्त्र में समाजशास्त्र लीजिए, अध्ययन कीजिए। मनोविज्ञान में मनोविज्ञान पढ़िए। अगर आपको साहित्य में रुचि है, अगर कोई साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति अच्छा काव्य पाठ न कर सका तो बेकार है आपका साहित्य का अध्ययन। अगर कोई साहित्यिक में रुचि रखने वाला व्यक्ति जब लेखन करने में चले और उसकी लिखावट किया है तो बेकार है आपका साहित्य का अध्ययन। अयोग्य हैं आप साहित्य की जगह सेवकाई कीजिए। आप अगर काव्य रचना नहीं कर सकते तो का भाई साहित्य में रुचि है आपका, आप अच्छा कहानी लेखन नाटक लेखन नहीं कर सके या फिर किसी पाठ्य वस्तु को समझने योग्य बनाना करके आप किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके तो आपका साहित्य अध्ययन बेकार है। तो इसलिए जान लीजिए जो ज्ञान में रुचि वाले लोग होते हैं, लिखने वाले लिपिक अच्छे लिपिक आज के समय में टेलीकॉम क्या आधुनिक उपकरण है, तो फिर शिक्षा देने की क्या जरूरत है? सब मशीन करेगा तो आप पपेट बन जाएंगे। मेरे राज्य में पपेट बनने की सुविधा नहीं होगी, रोबोट के नाम ही बनने देगा अपने नागरिकों को, अपनी प्रजाजनों को। तो ये मेरी शिक्षा व्यवस्था का उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था में ये जान लीजिए अभिरुचि के अनुसार सुविधाएं और सुविधाओं के अनुसार आप अपना शैक्षिक विकास कर सकते हैं। और 24 वर्ष तक तो आदमी इतना योग्य हो जाता है, 25 वर्ष तक कितना योग्य हो जाता है आदमी कि अब उसे शिक्षा व्यवस्था के पढ़ने की जरूरत है, तो पढ़ाने वाला व्यक्ति हो जाता है 25 वर्ष में, वह राज्य संपदा है। तो इसलिए अब रही बात कि शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था जो मैंने बताई वह राज्य प्रदान करेगा। मेरा नागरिक पैसे से खर्च करके शिक्षा नहीं लेगा। मेरी प्रजा चाहे वह जनता हो या प्रजा हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 14 वर्ष का कोई भी बालक मेरी प्रजा होने की योग्यता रखता है। इसलिए अगर वह जनता का भी पुत्र है, जनता से मेरा तात्पर्य है मेरे प्रजाजन के नौकर, उसका भी बालक है, शिक्षा में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य को एक शिक्षित और योग्य नागरिक, एक मजदूर का बच्चा भी मिल जाए तो राज्य की संपदा है। वह मेरा समर्थक है या मेरा विरोधी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसके माता पिता मेरे विरोधी हो सकते हो, बच्चा मेरा विरोधी नहीं होगा, वो राज्य संपदा है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। अगर कोई साहित्य जानकारी लेने वाला मेरे विरुद्ध मेरी आलोचनाएं भी सुसंस्कृत सभ्य और शिष्ट शैली में मेरी आलोचना करेगा, मैं उसे हर्ष स्वीकार करूंगा, उसे उतना ही सम्मान दूंगा जितना कोई मेरी प्रशंसा करके करेगा। या फिर झूठी प्रशंसा करने वाले को मैं परिस्थितियों के अनुसार उपेक्षा भी कर सकता हूं, क्योंकि यह सत्य है। क्योंकि बड़ाई अभिमान को जन्म देती है और अभिमान विनाश का मार्ग है। तो मेरी बड़ाई करने वाले लोग मुझे कभी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि आलोचक होते हैं मेरी गलतियों को बताएंगे और इससे मुझे सुधारने का अवसर मिलेगा। तो मेरी शिक्षा व्यवस्था का यह मैंने आपको बिंदु बताया कि ये मेरी शिक्षा व्यवस्था का चरण है, जिसमें मैंने 3 ही चरण बताए: प्रारंभिक शिक्षा, किशोर शिक्षा और उच्च शिक्षा। किशोर वय की शिक्षा में 18 वर्ष तक की शिक्षा, 14 से 18 वर्ष की शिक्षा नहीं, 12 वर्ष की शिक्षा। किशोर वय में पहुंच गए बच्चे, इसके बाद 18 वर्ष तक है। और 24 वर्ष के बाद तो बच्चों को इतनी उम्र हो जाएंगे कि और पीएचडी का सिद्धांत से लेने कोई जगह नहीं, नकली डिग्री नहीं, योग्य व्यक्ति चाहिए। डिग्री की व्यवस्था होगी नहीं, राज्य में आपकी योग्यता ही आपको अवसर प्रदान करेगी। मेरे राज्य में शिक्षा
का अवसर इसीलिए है कि आपकी योग्यता ही आपको अवसर प्रदान करेगी कि आप किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण किए हैं, और उसी के अनुसार आपको राजा के सम्मुख सम्मान प्राप्त होगा। आप अब लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश ही जाएंगे, उन्हें राज्य, ये मैंने पिछली बार में विदेश नीति में बताया है कि किस प्रकार की मेरी विदेश नीति होगी, उसमें मैंने बता दिया। फिर भी ध्यान लीजिए कि मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में शिक्षा लेना चाहेगा मेरे राज्य में, तो मैं उसे विदेश में अपने खर्चे से भेजूंगा, राज्य की ओर से भेजूंगा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजूंगा। और हाँ, जिस देश में वो जाएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे या फिर वहां से कुछ सीख के आएंगे, तो राज्य में उनका स्वागत होगा। और हाँ, अगर वो विदेश में रहना चाहें तो किन शर्तों पर रहना चाहते हैं, राज्य को सूचित करेंगे, और इसके पश्चात ही रहना है या नहीं रहना है उन्हें, यह निर्णय राज्य की ओर से लिया जाएगा, और वह निर्णय मेरा और मेरे परिषद का होगा। तो आज के लिए मेरी शिक्षा व्यवस्था का यह मौलिक स्वरूप मैंने बता दिया। यद्यपि मेरी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार से विवरण वर्णन भविष्य में कभी, आज मेरी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ से लेकर के उच्च तक की व्यवस्था का मैंने वर्णन किया। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।